हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित स्किल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी के बारे में। और ये आपका फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत का भौतिक भूगोल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरे कोई भी वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? आंसर में कह रहा है, बहते हुए जल या तेज चलती हवाएं उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को बहाकर या उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है और शेष बंजर भूमि रह जाती है। इस सारी क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। एक बार दोबारा पढ़ते फ्रेंड्स। कह रहा है, बहते हुए जल या तेज चलती हवाएं उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को बहाकर या उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाती हैं और शेष बंजर भूमि रह जाती है। इस सारी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है, प्राकृतिक कारकों जैसे, यानी जो मृदा अपरदन होता है किन किन वजह से होता है? कह रहा है, जल, पवन, हिमानी और जल की लहरों द्वारा घटित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। देखते हैं आगे। इस प्रकार मृदा के ऊपरी परत के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नोट में कह रहा है, मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है किंतु अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के कारण विशेष रूप से तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ढीली व हल्की परतें होने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मृदा संरक्षण के उपायों का उल्लेख कीजिए। मृदा संरक्षण के उपायों का उल्लेख कीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है, फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए। फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए। अगला ऑप्शन कह रहा है, प्रत्येक स्थान पर वृक्षारोपण करना चाहिए। आपको जगह जगह पर क्या लगाना चाहिए? वृक्ष लगाना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारा एनवायरनमेंट बना रहता है। आगे देखते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, तीव्र जल प्रवाह को रोकने के लिए खेतों की मेड़बंदी की जाए। अगर आप चाहते हैं जो जल का प्रवाह तीव्र है उसको अगर कम करना है तो मेड़बंदी करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगाई जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन कह रहा है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर प्रकाश डालिए। आंसर में कह रहा है, गैर परंपरागत ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा अथवा अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। यानी गैर परंपरागत ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा या फिर अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। आगे कह रहा है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ईंधन प्रदान करने वाली फ्यूल सेल, विद्युत वाहन ज्वारीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा शामिल की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारत में 31 जनवरी 2020 तक नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता 85.90 गीगावाट थी। अगर उसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 23.3 थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है, गैर परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय लहरों, बायोमास आदि स्रोतों से प्राप्त होती है। ये संसाधन नवीकरणीय तथा प्रदूषित रहित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है,
भारत में उपयोग होने वाले निम्नलिखित गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर प्रकाश डालिए। आंसर में कह रहा है भारत में उपयोग होने वाले गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत निम्न प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा बायोगैस ऊर्जा और चौथा क्या है, महासागरीय ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के प्रयोग बहुउद्देशीय हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कुछ ऑप्शन देखते हैं। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी लाभदायक है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है भारत भी एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स,